आज हम राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वोटिंग कैसे होगी? अब ये वोटिंग की जो प्रोसेस है इसको बहुत ध्यान से समझना। वोटिंग जो होती है वो वरीयता के आधार पे मतदान होता है। वरीयता कैसे? जिस तरीके से आप कोई यूपीएससी का फॉर्म फिलअप करते हैं या अपने यहाँ पे राजस्थान की बात करें तो आरएस की जो सर्विस के लिए आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें एक रैंकिंग देनी होती है कि मेरे बहुत अच्छी मेरिट आए तो मुझे प्रॉपर आरएस का पद मिलना चाहिए। यदि आरएस का नहीं मिलता है तो सेकंड वरीयता मेरी आरपीएस की होगी, तो सेकंड वरीयता मुझे आरपीएस मिलना चाहिए। मान लो मेरे की सेकंड वरीयता आरपीएस भी नहीं मिल रहा है तो मुझे अकाउंट सर्विस मिलनी चाहिए। अकाउंट सर्विस भी मान लो मुझे नहीं मिल रही है तो बाकी जैसे भी और जो पदों का अपन तो जैसे वरीयता क्रमांक हम सर्विस में देते हैं ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है इसमें भी वरीयता क्रमांक दिया जाता है कि मेरी पहली पसंद इन चार जो कैंडिडेट हैं इनमें से पहली पसंद तो कौन है कि वह राष्ट्रपति बन जाना चाहिए। मान लो पहला नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, दूसरा मेरी पसंद कौन सा है, तीसरा कौन है, चौथा कौन सा है। तो यहाँ पे जैसे मेरे पहली पसंद है सी तो मैं सी को दे दूंगा 1 क्योंकि सबसे पहले मैं चाहता हूं कि राष्ट्रपति कौन बने, सी जो कैंडिडेट है ये बने। दूसरे नंबर पे मुझे पसंद है जैसे मान लो बी तो मैं चाहता हूं कि कौन, यदि सी नहीं बनता है तो बी बन जाए। तीसरे नंबर पे कौन बने, मान लो ये दोनों कैंडिडेट नहीं जीत पा रहे हैं तो ठीक है मुझे पसंद है कि डी बन जाए। और डी भी नहीं बनता है तो अब तो लास्ट ए की चॉइस बच गई, फोर्थ। इस तरीके से हमें जो बैलेट पत्र होता है उनका मतदान जो पत्र होता है उसमें इस तरीके से संख्या से क्रम देना होता है कि मेरी प्रथम प्रायोरिटी ये है, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। ये बात यहाँ तक की समझ में आ गई होगी। इस चुनाव जो प्रक्रिया है वोटिंग की प्रक्रिया में यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी। अब वोटिंग होने के बाद इसकी काउंटिंग कैसे होगी तो इस काउंटिंग को भी समझ लेते हैं। काउंटिंग करने से सबसे पहले कोटा निर्धारण करना होता है। कोटा निर्धारण का मतलब यह है कि उसमें यह तय किया जाता है कि विजेता को कम से कम कितने वोट मिलने चाहिए, न्यूनतम वोट कितने मिलने चाहिए। और न्यूनतम वोटों की संख्या ऐसी होती है जो किस एक ही व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है, इसके अलावा 2 या 3 को नहीं प्राप्त हो सकती। तो कोई ऐसी संख्या निश्चित कर दी जाती है जो एक ही व्यक्ति को प्राप्त हो, कभी भी 2 व्यक्तियों को प्राप्त नहीं हो सकती। तो कुल जो वैध मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना होता है, इसी को कहते हैं कोटा निर्धारण। कैसे किया जाता है? निश्चित मतों का भाग कुल वैध जो मत है उसमें निर्वाचित होने वाले कुल जो उम्मीदवार, निर्वाचित 1 उम्मीदवार करना है, 2 करना है, 3 करना है, जितने भी उम्मीदवार। यहाँ पे राष्ट्रपति के चुनाव में आपको पता है एक ही उम्मीदवार को विजेता घोषित करना होता है, इसलिए विजेता होने वाले उम्मीदवार की संख्या हो गई 1 और प्लस 1 और करना है, और यहाँ पे दे रखा है +1। तो कुल वैध जो मत है उसका डिवाइड बाई 2 हो गया नीचे, क्योंकि एक तो उम्मीदवार चुनेंगे, एक ये, एक रेख 2 और +1। इसके आगे मैं बात करता हूं। अब यहां पे मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दूं। एग्जाम्पल में ये लिया कि अपने पास एक राष्ट्रपति का निर्वाचन करना है और हमारे पास कुल जो मतों की वैल्यू है या मत है वो कितने हैं, 100, और 1 की वैल्यू 1 ही है। इसका मतलब मत की वैल्यू भी कितनी है, 1। अब यहाँ पे इसका पहले कोटा निकाल लेते हैं कि जीतने वाले को मिनिमम कितने मतों की आवश्यकता है। तो 100 डिवाइड बाई 2, क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन कितना है, एक राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, इसलिए 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो 100 डिवाइड बाई 2 तो कितना हो गया, 50, +1 करेंगे 51। इसका मतलब हमारे पास ये जो 4 कैंडिडेट हैं ए, बी, सी और डी, इनमें से कोई भी यदि 51 मत प्राप्त कर लेगा तो वह विजेता घोषित कर दिया जाएगा। अब फर्स्ट राउंड की तो मत डल चुके हैं। फर्स्ट राउंड की काउंटिंग, क्योंकि इसको सब इजीली समझ जाते हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने पहले ही यहाँ पे करके रेडी कर रखी है। तो फर्स्ट राउंड की जो काउंटिंग की उसमें ए को प्राप्त हुए हैं ये 40 मत, यहाँ पे मैंने राउंड लगा रखा है, मतलब फर्स्ट राउंड। यहाँ पर बी को मेरे पास प्राप्त हुए हैं 30 मत, यहाँ पे सी को
प्राप्त हुए हैं 20 मत और यहाँ पे डी को प्राप्त हुए हैं 10 मत। इस तरीके से फर्स्ट राउंड की काउंटिंग अपन कर चुके हैं। क्या इनमें से कोई विजेता घोषित हुआ? नहीं ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अधिकतम कितना वोट मिला है ए को और मिले कितने हैं 40। लेकिन अभी ये विजेता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो मिनिमम कोटा है वो कितना चाहिए 51, लेकिन इसके पास 51 मत नहीं है, इसलिए अभी कोई भी विजेता नहीं है। तो अब क्या करेंगे? अब याद करिए एकल हस्तांतरण, ये जो मत प्रणाली है वो, इसका मतलब अब क्या करेंगे? वोटों का हस्तांतरण करेंगे। अब हस्तांतरण कैसे करेंगे? जो जिसको भी सबसे कम मत यहाँ पे मिले हैं उसको यहाँ से आउट करेंगे और उसके मत जिसको सेकंड वरीयता जो दी गई है उसको ट्रांसफर कर देंगे। अब यहाँ पे सबसे कम मत किसको मिले हैं? डी को, और डी को जो 10 मत है ये इन तीनों में ट्रांसफर हो जाएंगे। कैसे होंगे? देखिए, ये डी के ये 10 मत हैं, यहाँ पर अपन इसको सेकंड वरीयता, जैसे यहाँ पे फर्स्ट वरीयता तो डी को दी गई है लेकिन सेकंड वरीयता किसको दी है? बी को। इसका मतलब ये वोट किसको ट्रांसफर हो जाएगा? इस बी वाले कैंडिडेट को ट्रांसफर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ और आपको समझाता हूँ अच्छे से। ये डी की जो सेकंड वरीयता वाली अपन बात करें तो यहाँ पे या तो ए होगा सेकंड वरीयता पे, या बी होगा, या सी होगा। यहाँ पे बी के कैंडिडेट है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये 7 वोट ऐसे हैं जिन्होंने सेकंड वरीयता जो दी है वो बी को दी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी की 7 वोट प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे ए को एक वोट प्राप्त हुआ है, तो ए को लिख दिया मैंने 1, और यहाँ पे ये सेकंड वरीयता सी को प्राप्त हुई है 2 में, और सी को प्राप्त हुए हैं 2, मतलब 1 7 और 2। इस तरीके से ये है सेकंड वरीयता। सेकंड वरीयता में एक को कितने मिले? 1, बी को कितने मिले? 7, और सी को कितने मिले? 2। अब यहाँ पे कर देते हैं +1 +7 +2, और ये कितने हो गए? यहाँ पे 41, ये हो गए 37, और ये हो गए 22। और ये मत मैं इनको ट्रांसफ़र कर देता हूँ। ये बी के मत बी को ट्रांसफ़र कर दिए। अब इसके पास 37 हो चुके हैं, और ये सी के जो 2 मत हैं ये मैंने सी को ट्रांसफ़र कर दिए, और ये 1 मत जो 1 को मिला है ये 1 यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। अब हमने चेक किया कि यहाँ पर भी अधिकतम जो मत प्राप्त हुए हैं वो कितने हुए हैं? 41, लेकिन आवश्यकता कितने की है जीतने के लिए? 51 की। इसका मतलब अभी भी तीनों कैंडिडेटों में, क्योंकि डी तो बाहर हो चुका है, अब इन तीनों में भी कोई विजेता नहीं हुआ। तो अब क्या करेंगे? अब इनमें से जो सबसे कम वोट जिसके भी हैं, ये स्टेप अच्छे से समझ लेना, क्योंकि यही थोड़ा सा टिपिकल है। इसके बाद में तो कोई जो पहले के जो पद थे फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड, उनमें शायद आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आई होगी, लेकिन ये जो अब यहाँ पे जो सेकंड राउंड अपने यहाँ पे चलेंगे, भाई फर्स्ट चल गया था, फिर यहाँ पे इसको हस्तांतरण कर दिया था सेकंड वरीयता वाले, लेकिन अब यहाँ पे जो ये थर्ड राउंड अपन चलाएंगे उसमें बड़ी दिक्कत आएगी, थोड़ा सा इसको समझ लेना। अब क्या करेंगे? जो सी को सबसे कम मत प्राप्त हुए हैं इनको हस्तांतरण करेंगे ए और बी को। अब यहाँ पे अपने पास में ये मत हैं जो सी के हैं। सी को कितने मत हैं हमारे पास में? सी के जो मत हैं ये है टोटल 20 + 2। ये 2 कौन से? ये तो है फर्स्ट वरीयता वाले, और ये कौन से हैं? सेकंड वरीयता वाले। ये जो फर्स्ट वरीयता वाले जो मत हैं ये सेकंड वरीयता किस किस को दे सकते हैं? या तो ए को देंगे, या बी को देंगे, या डी को देंगे। लेकिन यहां पे समझने की बात यह है कि डी पहले से ही बाहर हो चुका है। इसका मतलब जो डी को जो मत प्राप्त हो रहे हैं इनकी अगली जो
वरीयता है वो चेक करेंगे। ये तो है सेकंड वरीयता यहां पर तो, लेकिन यहां पे जब डी मिल गई तो इसका निकालेंगे अपन थर्ड वरीयता। यही बात समझने की है। अब यहां पे पहले सेकंड वरीयता यदि ए और बी की चेक कर लेते हैं। सेकंड वरीयता यहां पे देखो पहला ही वोट मिला मेरे को, और यहां पे वरीयता किसको मिली है, डी को, इसमें भी डी को और ये भी डी को। ये 3 वोट ऐसे हैं जो वरीयता किसको दे रहे हैं, डी को दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं हल्का सा 3 लिख देता हूँ, लेकिन 3 को डिवाइड करेंगे किस में, ए में और बी में। अब यहाँ पे ए को कितने मिल रहे हैं, पहला वरीयता, यहाँ पे ये दूसरी वरीयता डी को। तो ये दूसरी वरीयता नहीं काउंटिंग करके कौन सी वरीयता काउंटिंग करेंगे, अब तीसरी। अब तीसरी वरीयता में यहाँ पे बी को मिला है, यहाँ पे बी को, इसका मतलब ये 2 मत किसको मिले हैं, बी को। और ये 1 मत यहाँ पे देखो पहली वरीयता सी को थी, लेकिन दूसरी किसको, डी को। डी वाली काउंटिंग नहीं करेंगे, किसको देखेंगे, थर्ड किसको मिल रहा है, ए को। तो यहाँ पे मिल रहा है इसको भी 1। इसका मतलब ए को कितना मिला, 1, और इस बी को कितना मिला, और ये कौन सी वरीयता है, तीसरी वरीयता। तो यहाँ पर ये अब देखिए ये 2 वोट इसमें और ऐड होंगे। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसमें बी वाले में +2, और 1 वोट यहाँ पे मैंने ये प्लस किया तो ये कर दिया +1। आगे और समझना। फिर उसके बाद अभी तो और है मत, यहाँ पर ये सेकंड वरीयता वाले में चेक कर रहा हूँ ए को और बी को। तो यहाँ पे बी के जो मेरे पास मत प्राप्त हो रहे हैं ये हो रहे हैं 12, और ए के कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 मत ये प्राप्त हुए। अब यहाँ पे 5 तो ये हो गए, तो 5 मैं इसको ट्रांसफर कर देता हूँ, तो +5 और ये +12। यहां तक समझ में आ गया। अब अपने पास में ये 2 मत और बच रहे हैं। ये 20 का तो अपन ने डिवाइडेशन कर लिया, 12 और 5 17, 18 और 19 और 20, ये 20 का डिवाइडेशन हो गया। अब ये 2 मतों का और चेक करते हैं। ये 2 मतों की यदि तीसरी वरीयता हम देखते हैं, ये सेकंड वरीयता है, यहां पे हम देखते हैं तृतीय वरीयता, इन दोनों की तृतीय वरीयता देखता हूं तो जाएंगी ए और बी को। ये तृतीय में ए में चला गया 1, और यहाँ पे तृतीय बी में चला गया। इसका मतलब इसको चला गया 1 और 1 इसको चला गया, तो दोनों में प्लस, इसमें +1 और इसमें भी +1। अब हम इनका टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल 41 42 43 और 48, और यहाँ पे टोटल 37 38 39 40 और 52। और यहाँ पे आप देख रहे हैं बी कैंडिडेट को, ये किसका है, बी का, और ये भी किस में चला गया, ए में। इस तरीके से हमने ये वोट स्थानांतरण कर, और ये बी वाले ये जो 12 थे ये भी मैंने इसमें स्थानांतरण कर दिए। अब यहाँ पर बी कैंडिडेट को कितने मत प्राप्त हो गए हैं, 52। कितने की आवश्यकता थी, 51 की। इसका मतलब विजेता कौन घोषित हो गया, बी वाला कैंडिडेट। यह जो पद्धति है इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे, यही है एकल स्थानांतरणीय मत प्रणाली। क्यों, क्योंकि बुकों के अंदर ये संक्रमणीय वर्ड लिखा होता है जो लोगों को कंफ्यूज करता है। आप उसके स्थान पे यदि इसको हस्तांतरणीय पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी कि ये मत प्रणाली क्या है। मैंने आपको बहुत ही एक अच्छे से एग्जाम्पल से आपको समझाया। यदि आपको ये समझ में आ गया है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, इसी से मुझे पता चलेगा, और कमेंट करोगे तो और मुझे पता चल जाएगा पढ़ने के बाद कि वास्तव में लोगों को ये बात समझ में आ गई। और मैं यही समझाना चाह रहा था। इसको समझाने के लिए मैंने बहुत अच्छे से मेहनत की है, प्रयास किया है। शायद आपको समझ में आ गया तो लाइक और शेयर जरूर करें,
और बहुत अच्छा यदि आपको समझ में आया तो कमेंट भी करें। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जरूर कमेंट जरूर लिखना कि हमको समझ में आया नहीं आया, और इस वीडियो में क्या और बेहतर किया जा सकता था वो भी आप बताने का प्रयास करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।